हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी आर्ट विद दीपा। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ अपने चैनल पे। इसके पहले मैं आपको सित्तलवासन, एलोरा और भी कई गुफाएं बता चुकी हूँ और आज मैं मध्यकाल की कला में आप सबके लिए अपभ्रंश शैली लेके आई हूँ। तो अपभ्रंश शैली में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 2 या 3 पार्ट में अपभ्रंश शैली पूरा करूंगी, इसलिए अभी मैं आज कुछ पॉइंट्स लाई हूँ। आने वाले वीडियोस में मैं और इसके पॉइंट्स लाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे जो कला के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए चैनल बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे और भी वीडियोस आर्ट से संबंधित लाने वाली हूँ, सारे जो टॉपिक्स हैं। तो इसलिए चलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है अपभ्रंश शैली। तो देखिए, अपभ्रंश शैली में पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अपभ्रंश शैली को और किन किन नामों से जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए 10 लिखे हैं, 10 नाम लिखे हैं जिसको अपभ्रंश शैली को इन नामों से भी जानते हैं। पुस्तक शैली अपभ्रंश शैली को कहते हैं। ये मध्यकाल की ही जो मध्यकाल की कला में 2 था ना, तो ये उत्तर मध्यकाल दूसरे वाले में आएगा अपभ्रंश शैली। ठीक है, तो पहला है इसे पुस्तक शैली कहते हैं, दूसरा जैन शैली कहते हैं, तीसरा इसे पश्चिमी शैली कहते हैं, और इसे गुजराती शैली कहते हैं, और 5वां इसे गुज्जर शैली कहते हैं, और 6ठा इसे पोथी चित्र शैली कहते हैं, और 7वां इसे साहित्य व सुलिपि शैली कहते हैं, और 8वां यक्ष शैली कहते हैं, और 9वां प्राकृत शैली कहते हैं, और 10वां ग्रामीण या ग्राम शैली कहते हैं। ये बहुत सारे नाम हैं जिसे अपभ्रंश की जगह ये नाम भी पुकारते हैं, या ये लिख के भी आ सकता है। तो आप समझ लीजिएगा यही शैली के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, तो अब इस शैली के समय काल के बारे में हम जानते हैं। कब से कब तक इसका समय काल रहा है, मतलब कब से कब तक ये शैली रही है। तो ये शैली जो है वो 11 से 15वीं इस सदी तक, ठीक है, 11 से 15 जो सदी है उस तक ये शैली रही है। और जो पश्चिमी शैली, इस शैली को कई लोगों ने कई नाम दिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इतने सारे नाम है ना इसके, तो कई लोगों ने इसके नाम कई अलग अलग लोगों ने नाम दिए। ठीक है, जैसे आपका भी नाम होता है तो कई आपके खानदान में अलग अलग लोग बचपन में आपका अलग अलग नाम रखते हैं, वैसे इस शैली का भी कई लोगों ने दिया है। तो पश्चिमी शैली इसे किसने कहा है, तो अपभ्रंश शैली को पश्चिमी शैली जो है वो आनंद कुमार स्वामी तथा लांबा तारा नाथ, ये जो 2 लोग हैं, उन्होंने इसे पश्चिमी शैली कहा है। ठीक है, और फिर गुजराती शैली या गुज्जर शैली भी हम कह सकते हैं, वो जो है वो नाना लाल चमन लाल मेहता या फिर हम NC मेहता कह सकते हैं। इन्होंने अपभ्रंश शैली को गुजराती या गुज्जर शैली कहा है। ठीक, और अपभ्रंश शैली को भ्रंश शैली किसने कहा है, तो मतलब जैन शैली ऐसे है ना, तो भ्रंश शैली नाम राय कृष्ण दास ने दिया है। ठीक है, तो ये हो गए। तो याद रखना है कि पश्चिमी शैली किसने कहा है, गुजराती अपभ्रंश ऐसे ऐसे। ठीक, उसके बाद सर्वप्रथम बेल बूटों का अंकन। ठीक है, जो बेल बूटों का अंकन अगर पूछा जा सकता है, पेपर में हमेशा आता है कि सर्वप्रथम बेल बूटों का अंकन किस शैली में हुआ, तो अपभ्रंश शैली में ही सर्वप्रथम यानी सबसे पहले बेल बूटों का अंकन हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम्स में पूछा जाता है आर्ट वाले। और सर्वप्रथम स्थिर चित्रण भी अपभ्रंश शैली में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले हुआ, और बेलबूटों का अंकन भी, अंकन मतलब ड्राइंग होती है जो है ना, उसका भी अंकन अपभ्रंश शैली में हुआ। ठीक है, और एक नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि अगर सर्वप्रथम स्थिर चित्रण पूछे तो अपभ्रंश शैली है, मगर सर्वाधिक स्थिर चित्रण मतलब सबसे ज्यादा स्थिर चित्रण किसमें हुआ है, तो मुगल शैली में, और सबसे पहले किसमें हुआ है, तो अपभ्रंश शैली में हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब हम अपभ्रंश यानी जैन शैली या और भी नाम से बुलाते हैं, इसकी खोज कब हुई थी ये देखेंगे। तो अपभ्रंश शैली की खोज जो हुई थी वो 1913 में हुई थी। कितने में हुई थी, 1913 में हुई थी। और प्रथम साच बर्लिन संग्रहालय से प्राप्त हुए थे। कहां से प्राप्त हुए थे, बर्लिन संग्रहालय से प्राप्त कल्पसूत्र, जो बर्लिन संग्रहालय में कल्पसूत्र मिला था की प्रति से माना जाता, मतलब कल्पसूत्र की एक प्रति मिली थी बर्लिन संग्रहालय से 1913 में, वहीं से माना जाता है कि अपभ्रंश शैली की खोज हुई थी या पता चला था कि अपभ्रंश शैली है। ठीक है, जिसका श्रेय और इसको खोजने का श्रेय या किसको जाता है, तो हरमन गोट्टस से ही पूछा जाता है कि अपभ्रंश शैली का खोजने का श्रेय या किसको सबसे पहले जाता है, इसका श्रेय कि मतलब 1913 में बर्लिन संग्रहालय कल्पसूत्र में की प्रति मिली थी, उसका श्रेय हरमन गोट्टस को जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हमने जैसे पढ़ा था हरमन गोट्टस ने खोजा था ना वहाँ इसका प्रति, ठीक है, तो उन्हीं को श्रेय जाता है। तो हम और भी जैसे लोग हैं जिनको श्रेय जाता है इस
का प्रतीक खोजने का, तो उसमें से सबसे पहले 1924 में 1924 में बोस्टन संग्रहालय से आनंद कुमार स्वामी ने भी एक प्रतीक खोजी। ठीक है, तो कहाँ 1924 में बोस्टन संग्रहालय से आनंद कुमार स्वामी जो थे उन्होंने एक प्रतीक खोजी थी। ठीक है, उसके बाद 1925 में MC मेहता को श्रेय जाता है, उन्होंने भी प्रतीक खोजी होगी। 1928 में अंजीत या अजीत घोष और 1929 में पर्सी ब्राउन को। ओके, ये हो गए। और इसके अतिरिक्त भी जाता है डॉक्टर OC गांगुली हो गए, मोतीचंद खजांची, राय कृष्णदास, हीरानंद शास्त्री, कालखंडवा आदि इतिहासकार जो हैं उन्होंने भी अपना लेख प्रस्तुत किया, मतलब लेख प्रस्तुत किया था इन लोगों ने अपना। ठीक है, एक प्रतीक खोजी थी इन लोगों ने लेख, मतलब कुछ ना कुछ इसके बारे में लिखा या कुछ ऐसे लेख प्रस्तुत किया या खोजा, इनका योगदान था। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि नामकरण जो है, ठीक है, कि इनको नामकरण जो दिया था उनके बारे में देख लेंगे। ओके, अब हम इसका नामकरण देखेंगे। अभी हमने नामकरण में बताया था, तो उसमें कुछ जैसे जो कम नाम थे इसमें अच्छे से और भी नाम हैं। तो जैसे पश्चिमी शैली आनंद कुमार स्वामी बता चुकी हूँ, तो उसमें पश्चिमी शैली अजीत घोष ने भी बोला, काल खंडलवाला ने भी बोला, लांबा तारानाथ ने भी बोला, सरयू दोषी, इन सब का भी नाम आता है। ठीक है, और फिर गुजराती शैली NC मेहता बता चुके हैं, NC मेहता, मगर मोतीचंद खजांची जो है इनका नाम भी आता है, इन्होंने भी गुजराती शैली बोला इसको। और अपभ्रंश शैली जो है राय कृष्णदास बताया था, OC गांगुली ने भी बोला है। ठीक है, और अपभ्रंश शैली का मुख्य केंद्र भी माना जाता है ना, कि मुख्य केंद्र कहाँ है, तो गुजरात था, मुख्य केंद्र गुजरात था। और इसके अतिरिक्त इसके अलावा मालवा, जौनपुर, मांडू आदि अपभ्रंश शैली के केंद्र थे, मतलब गुजरात मुख्य केंद्र था और मालवा, जौनपुर, मांडू जो थे वो अतिरिक्त थे उसके, अगर इसको हटा देंगे। ठीक है, और फिर हम अपभ्रंश शैली में दो चित्रण विधाएं थी, मतलब दो तरह से भी चित्र बने, एक ताड़पत्र पे बने हैं और एक कागज पे। ठीक है, तो प्रथम क्या ताड़पत्र चित्रित ग्रंथ है, और जो कि जिसकी टाइमिंग जो है 11 से 14वीं सदी है, और कागज वाले चित्रित ग्रंथ मतलब कागज पे बने हैं, तो उसकी टाइमिंग 14 से 15वीं सदी। ठीक है, तो ये दो हैं। तो इन दोनों में भी ताड़पत्री चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं और फिर उनकी विशेषताएं क्या है, वैसे ही कागज वाले चित्रित ग्रंथ कौन कौन से, उनकी विशेषताएं क्या हैं, और अपभ्रंश शैली की क्या क्या विशेषताएं थी, तो वो हम भाग 2 में, इसका जो अगला वीडियो लाएंगे उसका ये पार्ट 1 है, उसके आगे की मैं जो इसका थ्योरी है उसमें आपको बताऊंगी। तो मुझे लगता है कि आप लोग को इससे बहुत सारा नॉलेज मिला होगा, और आप इतना जितना मैंने बताया आपको अपभ्रंश शैली में, वो आप नोट कर लीजिए कहीं, या इसी को बार बार देख के आप पढ़िए। और इसके आगे का मैं जो पार्ट है, जो ताड़पत्री चित्रित ग्रंथ और कागज वाले चित्रित ग्रंथ के बारे में है और अपभ्रंश शैली की विशेषताएं हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को पसंद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।